कुंडली देखने की सबसे सरल और आसान प्रक्रिया में यह जो विषय है आज कुंडली का, आप इस वीडियो को देख करके कुंडली बनाने, देखने और उसके फलादेश करने को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप उसको कर पाएंगे। बहुत ही सहजता से आप कुंडली सीख पाएंगे। अक्सर ये देखने को होता है कि आप तमाम ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, जो तमाम जो इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं उसको आप मोबाइल पे अपने एक्टिवेट कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और आप फिर भी अपनी कुंडली को समझ नहीं पाते, या फिर उस ऐप में लिखे हुए जो फलादेश हैं आप उनको समझ करके और आप उस तरह का अपने लिए रेमेडीज लेते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक होती है और फल नहीं मिलता। तो ऐसा महसूस होता है कि ज्योतिष कहीं न कहीं से एक गलत प्रक्रिया है या झूठी चीज़ें हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंस है, और साइंस के माध्यम से हम सब इसके विषय में चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। और यदि आप इसके विषय में जानते हैं तो आप बिल्कुल अपने जीवन के विषय में एक दिन के विषय में विधिवत रूप से जान पाएंगे। कौन से ग्रहों की क्या स्थिति है, आपकी कुंडली। कुंडली एक तरह का आपका संपूर्ण जीवन होता है। जीवन, आपके जो जीवन का जो विशेष है वह राशियों और ग्रहों के विषय में लेकर के चलता है। राशि और ग्रह, इनका जो सीक्वेंस है यही आपके जीवन में कार्य करता है, और कौन सा ग्रह किस स्थिति में कब कार्य करता है उसके विषय में आज कुंडली में बिल्कुल हम लोग एक आसान सी प्रक्रिया में समझेंगे, ताकि आप अपनी कुंडली को देख करके आसानी से समझ सकें। तो यदि आप चाह रहे हैं कि कुंडली देखना सीख जाएं तो आप सबसे पहली बात तो एक ऐसा चार्ट आप अपने किसी एक सादे पेज में बना लें, और ख़ास करके आप अपनी कुंडली लेकर के बैठें तो आपको कुंडली देखने या सीखने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जान ले कि यह 12 राशियां होती हैं, ये सब आपको पता है। यदि आप ज्योतिष के में आप रुचि रखते हैं, ज्योतिष में आपकी लगन है, तो आप इन सब विषय में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। फिर भी एक विषय को लेकर के मैं इसको क्रम से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियां ये एक क्रम में होती हैं। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी होती है कर्क, पांचवी होती है सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु और 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि होगी कुंभ और 12वीं राशि होगी मीन। इस तरह से कुल 12 राशियां होती हैं, और इन राशियों के अपने अपने स्वामी ग्रह होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों को के विषय में हम लोग जानते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह हैं इन राशियों को के स्वामी होते हैं। कौन से ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, ये एक सिस्टम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और ये जो राशियां हैं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 12 तक की, सभी अपने ही क्रम में। जैसे कि मेष राशि है तो मेष हमेशा एक ही नंबर रहेगा, ये 2 कभी नहीं होगा। वृषभ 2 है तो 2 ही रहेगा, मिथुन 3 है तो 3 रहेगा। बात कर लें अब इनके स्वामी, तो मेष के जो स्वामी हैं मंगल देव हैं। मेष अर्थात जो पहली राशि होगी, पहली राशि के स्वामी होंगे मंगल देव, दूसरी राशि के स्वामी शुक्र देव, तीसरी राशि अर्थात मिथुन के स्वामी बुध देव, और चौथी राशि कर्क के स्वामी चंद्रदेव, पांचवी राशि के स्वामी सिंह अर्थात उनके जो देवता हैं उनके स्वामी हैं सूर्य देव हैं। छठवीं राशि कन्या, इनके स्वामी बुध देव हैं। फिर से बुध देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, मिथुन और कन्या, ये 2 राशियां बुध देव को मिली हुई हैं। शुक्रदेव को भी 2 राशियां मिली हैं। शुक्रदेव को 2 राशियां हैं वृषभ और तुला, यहां तुला के स्वामी हुए शुक्रदेव। वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल देव है, और मंगल देव को भी 2 राशियां मिली हैं, मेष और वृश्चिक। अब देख लें यहाँ पे 9वीं राशि धनु, इसके स्वामी है गुरु, और गुरु को भी 2 राशियां मिली हैं, धनु और मीन। 2 राशियां गुरुदेव को मिली हैं, धनु और मीन, 9वीं और 12वीं। और शनि देव को भी 2 राशियां मिली हैं, 10वीं और 11वीं।
मकर और कुंभ, ये हमेशा फिक्स रहेगा। कोई स्वामी किसी के नहीं बदलते हैं, न राशियां अपनी स्थान को बदलती हैं। वो पहली है तो पहली, दूसरी है तो दूसरी। ये कुल 9 ग्रह हैं। अब बात करें इस चक्र की। ये जो चक्र है आपके जीवन के, ये आपका जीवन का पूरा चक्र है। ये 12 खाने होते हैं इस चक्र में। यही है आपकी जन्म कुंडली। ये जन्म कुंडली है। अब ये जन्म कुंडली अपने भारत देश में 2 विधाओं में बनाई जाती है। एक उत्तर भारतीय पद्धति, एक दक्षिण भारतीय पद्धति। दक्षिण भारतीय पद्धति को हम लोग ना लेकर के हम लोग उत्तर भारतीय, चूंकि हम उत्तर भारतीय हैं तो इसलिए उत्तर भारतीय के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि दोनों में विशेष अंतर नहीं होता। एक अंतर होता है कि जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारतीय पद्धति में जब हम कुंडली निर्माण करते हैं तो यहाँ के जो ये घर हैं, ये जो 12 खाने हैं, जिसको हम भाव कहते हैं, ये भाव हैं। भाव या घर, हाउस जिसको भी बोल सकते हैं। भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इस तरह से ये भाव हैं। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 भाव है। ये जो 12 खाने हैं ये 12 भाव हैं। और ये 12 भाव के जो फलादेश होते हैं, हमेशा ये पहला भाव रहेगा तो यही पहला रहेगा, दूसरा भाव है तो ये दूसरा भाव। हालांकि राशियां आपकी कुंडली में कहीं पे भी हो सकती है। जैसे कभी कभी आप कुंडली देखते हो तो यहाँ मान लीजिए आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है, किसी की कुंडली में 4 लिखा है, किसी की कुंडली में 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर के 12 तक की संख्या कुछ भी यहाँ पे लिखी होगी। आप सबकी कुंडली, आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। तो ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जो गिनती लिखी हुई है, वो राशियां हैं। वो राशियां किसी भी भाव में अलग अलग लिखी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए इस भाव में आपकी कुंडली में 2 नंबर गिनती लिखी है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से होगी। यदि 1 नंबर लिखा है तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से राशियां बदल सकती हैं। लेकिन जो भाव का फलादेश है वो यही रहेगा। जैसे ये जो पहला भाव है इसको कहते हैं तन भाव। तन अर्थात आपका शरीर, आप स्वयं, आपका विचार, आपका वर्ण, रंग, आपका शरीर कैसा होगा, आपका स्वभाव कैसा होगा, उन सब के विषय में यह तन भाव आपको बताता है। दूसरा भाव होता है धन भाव। दूसरा धन भाव। धन भाव जो होता है ये आपके, खासकर इसको ये धन के विषय में इंगित करता है। ये आपके विवेक, बुद्धि, परिवार और कुटुंब के भी विषय में जानकारी देता है। आपके जीवन की संपूर्ण चीजें इन 12 भावों में हैं। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में भी चल रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी पहले भाव को विषय में जान लें। ये दूसरा जो भाव है ये धन भाव है। तीसरे भाव को कहते हैं पराक्रम भाव। पराक्रम या साहस। पराक्रम भाव में यहाँ पे आपके साहस को देखा जाता है। आपके छोटे भाई बहनों के विषय में भी चर्चा इस भाव को ही देख करके करते हैं। आपके हाथ पैर, आपका बंधु बांधव, आपकी संपत्ति क्या होगी उसके भी विषय में इस भाव से देखते हैं। अब दूसरा है ये चौथा भाव। चौथा भाव है, इसको कहते हैं मातृ भाव। माता का घर ही कहते हैं। मातृ भाव में यहाँ से आपके माता के विषय में जानकारी होती है। आपकी विद्या, सुख दुख और सुख सुविधाओं का भी घर है ये। सुख संसाधन आपके जीवन में जो होगा इसी भाव से समझा जाता है। इस भाव में यदि आपकी स्थिति ठीक है, ग्रहों की ठीक स्थिति है, राशियों की ठीक स्थिति है, तो उनको सुख साधन के विषय में अच्छी जानकारी हो पाती है। या फिर अगर कोई गड़बड़ ग्रह है, कोई कमजोर ग्रह है, तो उसके उस ग्रह के हिसाब से उसके सुख संसाधनों में, माता के भाव में जानकारी प्राप्त होती है। 5वां जो घर है यह विद्या स्थान है। 5वां भाव है विद्या भाव। विद्या या यहाँ से संतान भाव भी इसको कहते हैं। संतान भाव, यह संतान भाव है। यहाँ से विद्या, संतान, खासकर आपके विवेक, बुद्धि, आप अपने जीवन में कितनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सब के विषय में यहाँ से ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है। बात करेंगे 6वें घर की, तो 6वां घर जो है यह है रोग, ऋण,
अर्थात कर्ज का घर है। और शत्रु आपके जीवन में, ये इन सब के विषय में भाव यह बताता है। रोग ऋण शत्रु का भाव है यह, और यह आपके जीवन में इस तरह, एक तरह से इस घर को खराब घर भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें खराब विषयों के विषय में चर्चा होती है। सतवां घर की बात करें, सतवां जो है घर, इसको कहते हैं जाया, जाया भाव। यदि कुंडली किसी पुरुष की है तो यह स्त्री का घर होगा, स्त्री के विषय में जानकारी होगी। और यदि स्त्री की कुंडली है, किसी महिला की कुंडली है, तो उसके पति के विषय में जानकारी होती है। साथ ही व्यवसाय के विषय में भी, व्यवसाय के विषय में भी यहाँ से देखा जाता है। बात करें 8वें घर की, तो 8वां घर जो है ये आयु का घर है। आयु आपकी कितनी होगी, आपकी मृत्यु कैसी होगी, आप कब तक जिएंगे। अमूमन अक्सर लोग पूछते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, कि मेरी उम्र कितनी है, हमको कितना जीना है। तो ये आयु भाव है, यहीं से विषय में जानकारी होती है। साथ ही ये पुरातत्व के विषय में भी यह भाव जानकारी देता है। आपको पैतृक संपत्ति के विषय में यह भाव जानकारी देगा। बात करेंगे 9वां घर, तो 9वां जो घर है, यह 9वां भाव भाग्य का घर है। यह भाग्य स्थान है, भाग्य भाव इसको कहते हैं। आपके जीवन में आप कितने भाग्यशाली हैं, यही घर आपको दर्शाता है। साथ ही दान पुण्य उदारता का भी घर है। आप अपने जीवन में कितना विकास करेंगे, कितना आप धार्मिक होंगे, उन सब के भी विषय में जानकारी इस भाव से प्राप्त होती है। तो बहुत ही विशेष घर है यह घर। त्रिकोण है, इस घर को त्रिकोण भी कहते हैं। बात कर लें 10वें घर की, तो जो 10वां घर है, 10म भाव, इसको कहते हैं, ये है आपका कर्म का घर। आप अपने जीवन में क्या कार्य करेंगे जिससे आपको आय के स्रोत बनेंगे, इसी भाव से यह विषय में जानकारी होती है। पिता का सुख, पिता के विषय में भी इस भाव से जानकारी प्राप्त होती है। बात कर लें 11वां घर। 11वां घर जो है ये आय का घर है। आय या कह लीजिए लक्ष्मी स्थान है, या बचत का घर है। यह आय भाव है। ये आप अपने जीवन में जो कमाएंगे, कितना बचत करेंगे, कितना आपका संचय होगा धन, कितनी चीजें आप बचा करके रख पाएंगे, अपने जीवन में कितना आप लाभ प्राप्त करेंगे, कितनी ऊंचाइयों पर आप जाएंगे, उन सब के विषय में यह घर बताता है। 12वां घर है ये व्यय स्थान। यह है व्यय भाव। व्यय अर्थात खर्च का घर है यह। आप जब कमाएंगे तो उस धन को कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, उस विषय में यह घर दर्शाता है। साथ ही आप अपने जन्मस्थान पे या जन्मस्थान के आसपास कहीं कमाएंगे या नौकरी करेंगे, या फिर कहीं विदेश जाना है, या आप अपने जीवन में कैसा अच्छा बुरा बर्ताव रखेंगे, या कितना अपयश आपको मिलेगा, कितना आपको अपयश के साथ साथ यश प्रसिद्धि मिलेगी, उस विषय में यह घर बताता है। तो ये जन्म कुंडली के 12 भावों के विषय में चर्चा। साथ में ही जैसे ये तन भाव हुआ, तो इसको कहते हैं लग्नेश। इसको चूंकि यह कुंडली का लग्न है, तो इसको लग्नेश भी इस भाव को बोलते हैं। दूसरे भाव को, यह जो धन भाव है, इसको कहते हैं द्वितीयेश। द्वितीयेश या धनेश भी कुछ लोग इसको, कुछ विद्वान धनेश के नाम से भी जानते हैं। इसे कहते हैं तृतीयेश या पराक्रमेश। तृतीयेश, चतुर्थेश या सुखेश, इस चौथे घर को सुखेश या चतुर्थेश भी बोलते हैं। इसी तरह से आप इन सबको समझ सकते हैं। जो जिस भाव का स्थान है उसके नाम से, जैसे यह 5वां घर है संतान का, विद्या का घर है, तो पंचम भाव है, तो इसको पंचमेश, पंचमेश के नाम से भी इस भाव को जानते हैं। खष्टेश या इसको कहते हैं षष्टेश। अब ये 7वां घर आपका, 7वां घर सप्तमेश,
8वां घर अष्टमेश, 9वां घर नवमेश, 10वां घर दशमेश या कर्मेश भी इस घर को कहा जाता है। यह है आपका 11वां घर। हाँ, 11वां भाव ये है आपका लक्ष्मी भाव, इसको कहते हैं। और ये है आपका व्ययेश, व्ययेश अर्थात खर्च भाव वाला। इसी तरह से उनको ये उन्हीं के भाव के नाम से और जिस विषय में वह फल देता है उसी के नाम से भी उनको कुछ ज्योतिषी उनको पुकारते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ये रही आपकी कुंडली। अब बात करेंगे कुंडली में डिग्री वाइज आपके ग्रह कितना कैसा फल देते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली यह मेष लग्न की है। मेष लग्न का अर्थात जैसे 1 नंबर गिनती यहां पर लिखी है, तो 1 नंबर राशि कौन सी है? मेष, मेष राशि हो गई। अब 1 नंबर अगर यहीं 2 नंबर लिखा होता तो वृषभ राशि बन जाती, वृषभ लग्न। अगर यहीं 3 नंबर होता तो मिथुन लग्न, 4 नंबर होता तो कर्क लग्न, 5 होता तो सिंह लग्न। इसी हिसाब से अगर जो भी गिनती यहाँ लिखी रहेगी वह वही राशि का लग्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने काल्पनिक कुंडली लिख रखी है, यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो यह क्या हो गई? इसे कहेंगे मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न, मेष लग्न की कुंडली। और मेष लग्न का स्वामी क्या है? मंगल। इस लग्न का स्वामी क्या हुआ? मंगल। मैं यहाँ पे आपकी कुंडली में लिखा ना हो, मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूं। मेष लग्न का स्वामी क्या हो गया? मंगल। मंगल क्या है? आपके लग्न से हैं। अब आपकी इस कुंडली में मंगल ग्रह कहीं भी किसी भी 12वें भाव में बैठे होंगे, वे अच्छा फल देंगे। वो आपको निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी है। किसी भी घर में आपके चाहे कोई भी गिनती लिखी हो, लेकिन कहीं पे भी मंगल इन 12 भावों में कहीं पे भी लिखे रहे होंगे, वो आपको वहां पर निश्चित तौर पे लाभ देंगे। अब बात कर लें कि कौन सा ग्रह कितना लाभ देता है, तो यहां पे समझ लें कि डिग्री आप देखे होंगे अंश, कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है। आपने देखा होगा जब आप कुंडली निकालते हैं तो कुंडली में ग्रहों की नीचे डिग्री लिखी होती है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री तक है तो उसको कहते हैं बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में वह ग्रह आपको सिर्फ 25% ही फल देता है। अब उसकी स्थिति कैसी है, वह अच्छे भाव में है या बुरे भाव में है, वो उस हिसाब से। यदि वह लग्नेश है तो भले ही वो अच्छा या बुरा हो, लेकिन वो फल अच्छा आपको ही देगा ही देगा। तो लेकिन अगर डिग्री वाइज वो 0 से 6 डिग्री में है तो 25% ही। यदि 6 से 12 डिग्री तक में है तो 50%, और 12 से 18 है तो 100% वह फल देगा। और जिसको कहते हैं अति युवा। 18 से 24 डिग्री का अगर आपका कोई ग्रह है तो वह प्रौढ़ है और 50% ही फल देगा। और वही ग्रह आपका यदि 24 से लेकर के 30 डिग्री तक है तो फिर 25% देगा, और उसको कहते हैं वृद्ध। लेकिन कभी कभी आप कुंडलियों में देखते होंगे कि कोई कोई ग्रह 1 डिग्री के या 2 डिग्री के होते हैं। तो ऐसे ग्रह, यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में 0 से लेकर के 2 डिग्री तक है या फिर 28 डिग्री से 30 डिग्री तक है, तो ऐसे ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में लगभग मृत प्राय कहा जाता है। मृत प्राय का मतलब ऐसे ग्रह आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का फल नहीं देते हैं। वो चाहे किसी भी स्थिति में अच्छे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा लग्नेश भले लग्न में बैठे हैं और डिग्री वाइज वो कमजोर हैं, तो आपको परिणाम ठीक ठाक नहीं मिल पाएंगे, कम मिलेंगे। अब बात कर लेंगे इसी तरह से, ये तो लगभग आप समझ ही गए होंगे। बात कर लें अब कौन से ग्रह देव ग्रह हैं और कौन से ग्रह दानव हैं, और कौन से ग्रह आपस में मित्रता भाव रखते हैं, कौन से शत्रुता भाव रखते हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 तरह के चार्ट बने हैं, एक ये देव वाले हैं, एक ये दानव। देव में कौन कौन से हैं और दानव में कौन कौन से हैं, चर्चा कर लें। तो देव में आते हैं सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव और बृहस्पति देव। दानव में आते हैं शुक्र देव, शनि देव, राहु और केतु देव। इन ग्रहों की आपस में
कभी नहीं पटती। ये ग्रह आपस में शत्रु होते हैं। यदि कोई ग्रह, जैसे आपकी कुंडली में यहाँ पे सूर्य देव हैं, या फिर जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 9 नंबर गिनती किसका है? ये शनि देव का है। यहाँ पे आपने देखा होगा ना, 9 नंबर गिनती धनु का घर है, 9 नंबर गिनती धनु, सॉरी 10 नंबर गिनती की बात कर लेते हैं, 10 नंबर गिनती शनि। तो जैसे 10 नंबर गिनती ये शनि का घर है, 10वां घर, 10 नंबर गिनती शनि का घर है, और यहीं पे सूर्य देव रह गए हैं आपकी कुंडली में। मान लीजिए एक काल्पनिक कुंडली में बता रहा हूं कि यदि यहाँ पे 10 नंबर गिनती लिखी और शत्रु सूर्य यहाँ पे है, तो 10 नंबर गिनती का इस घर का स्वामी कौन हुआ? इस घर के स्वामी हुए शनि, और शनि के घर में सूर्य बैठ के तो शत्रु भाव है, तो फल बहुत अच्छा इस घर का आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये जो ग्रह हैं ये आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन यहां मैंने बीच में बुध देव का नाम लिख रखा है। अब बुध देव की इन सभी ग्रहों से, जितने भी दानों वाले हैं ग्रह, इन सभी ग्रहों से इनकी क्या है? मित्रता है, या इनको सम भी कह सकते हैं। कुंडली में बुध देव को युवराज की संज्ञा दी गई है। ये युवराज है कुंडली के। युवराज मतलब एक शान शौकत वाला ग्रह है, राजकुमार है ये कुंडली में। तो उस तरह से सभी दानों के ग्रहों से इनकी मित्रता है। और इधर देव में इनकी सूर्य देव से भी मित्रता है, लेकिन इनकी चंद्र देव से शत्रुता है और मंगल देव से भी शत्रुता है। लेकिन यहां पर ये बृहस्पति देव से मित्रता रखते हैं या समभाव रखते हैं। अब कभी कभी सूर्य देव शुक्र देव की भी मित्रता है या समभाव रखते हैं। कुंडली को अकॉर्डिंग जब हम लोग आगे डिटेल में जाएंगे तो उसके विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी शुरुआती दौर में हम इतना समझें कि शुक्र देव, बुध देव की यहाँ पे बुध देव और की चंद्र देव और मंगल देव से शत्रुता है। ये बुध देव के शत्रु हैं ये दो ग्रह, चंद्र देव और मंगल देव, ये इनके शत्रु हैं। तो शत्रु घर में कोई अच्छा ग्रह भी बैठेगा तो डिग्री वाइज यदि वीक है या कमजोर है तो वो अच्छा फल नहीं देगा, अच्छे परिणाम की आपकी कुंडली में नहीं देगा। अब आते हैं फिर से एक बार अपनी कुंडली की ओर। अब यहाँ पे कुंडली जो है, मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कुंडली का मतलब है कि आपकी कुंडली 4 नंबर, अर्थात यहाँ पे देखें चार्ट में तो 4 नंबर, अर्थात यह कुंडली क्या हो गई? कर्क लग्न की कुंडली। कर्क लग्न की कुंडली हो गई, और कर्क लग्न की कुंडली का मतलब है इसके स्वामी चंद्रदेव। चंद्रदेव स्वामी हो गए। चंद्रदेव आपके क्या हो गए? चूंकि लग्न 4 नंबर गिनती लिखी है, भले यहाँ पे चंद्रदेव नहीं लिखे हैं या नहीं आपकी कुंडली में है, फिर भी यदि यहाँ पे 4 नंबर गिनती लिखी है तो आपकी इस पूरी कुंडली के मालिक कौन हो गए? चंद्रदेव। ये लग्नेश हैं, ये आपके पूरे शरीर, आपके जीवन का जो होल सोल ग्रह है वो चंद्रदेव बन जाते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 न लिख करके मान लीजिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का मतलब हो गया सिंह, अर्थात सूर्यदेव। और यदि 5 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली पूरी आपके जीवन के जो स्वामी मेन हो गए वो कौन हो गए? सूर्यदेव, क्योंकि 5वीं राशि क्या है? सिंह, और सिंह के स्वामी सूर्य। इसी तरह से अगर लग्न आपकी कुंडली में, लग्न में कोई भी ग्रह बैठा है या कोई भी गिनती लिखी है, तो जो गिनती लिखी है वो आपके लग्नेश हैं। हालांकि वो ग्रह अगर मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ पे लग्नेश हैं और चंद्रदेव यहाँ ना बैठ करके किसी भी भाव में बैठे हैं, फिर भी वे लग्नेश ही रहेंगे, और वो आपके जीवन के होल सोल ग्रह हैं। उनका जैसा स्वभाव होगा, उनका जैसा नेचर होगा, वह आपके जीवन में बिल्कुल उस तरह के आप होंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली पे यहाँ 3 नंबर गिनती लिखी है। अब 3 नंबर गिनती का मतलब है कि या तो आप मिथुन लग्न की कुंडली है और आप बुध, आपके स्वामी कौन हो गए? बुध देव। तो आपकी कुंडली में यदि बुध देव है तो आप बुध देव का स्वभाव रखेंगे, और बुध देव जैसे ही आपका नेचर होगा, आपका रहन सहन,
आपका शरीर बुध देव जैसा होगा। बुध देव का स्वभाव कैसा है उसके विषय में मैं आगे डिटेल में चर्चा फिर से करूंगा। एक बार पीछे वीडियो बने हैं और यदि आप उनको चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट में ये चीज़ें दोहरा रहा हूं ताकि आप सबको एक बार फिर से कुंडली के विषय में जानकारी फिर से हो पाए और एक तरह से ये रिवीजन हो जाए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं सीखते हैं और चीज़ें पीछे भूलती जाती हैं तो एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जाता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से कुंडली में आपके लग्न में जो भी गिनती लिखी होगी, जो उसका स्वामी होगा, उस हिसाब का आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका आचार विचार, आपका रहन सहन, खान पान सब कुछ उसी ग्रह की तरह होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर गिनती लिखी है और 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है सिंह और सिंह के स्वामी सूर्य देव। और सूर्य क्या होते हैं? सूर्य देव है राजा। यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की हो गई और सिंह लग्न के स्वामी है सूर्य, तो आपका जीवन बिल्कुल राजा की तरह होगा। आप बिल्कुल राजसी वैभव का जीवन बिताते होंगे या आपका स्वभाव उस तरह का होगा, राजा की तरह आपको ऑर्डर देना, आपको अपने अंडर में लोगों को काम कराना, इस तरह की आपके अंदर नेचर होता है। तो ये इस तरह की ये कुंडली आपकी इस तरह से लगभग आप समझ गए होंगे। अब मैं चर्चा जो कर रहा था कि उत्तर भारतीय पद्धति, अब ये तो हमारी उत्तर भारतीय पद्धति और दक्षिण भारतीय पद्धति में क्या होगी? दक्षिण भारतीय पद्धति में जो भाव हैं ये बदल जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना कि गिनती कहीं पे भी लिख सकती है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। ये हमारी उत्तर भारतीय पद्धति। लेकिन दक्षिण भारतीय पद्धति में क्या होगा कि गिनती तो एक ही लिखी जाएगी यहाँ पर, लेकिन ये भाव बदल जाएंगे। तन भाव यहाँ है तो तन भाव यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी तन हो सकता है, यहाँ भी तन भाव हो सकता है, यहाँ भी तन भाव हो सकता है, यहाँ भी, तो वो भाव बदलते हैं। और हमारे यहाँ क्या तन भाव अगर यही है तो यही है, संख्याएं बदलेंगी, यहाँ 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। और दक्षिण भारतीय पद्धति में क्या है कि यहाँ पे ये एक ही लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे तन हो सकता है, धन हो सकता है, पराक्रम भी हो सकता है, मातृभाव हो सकता है, विद्या भाव हो सकता है, खष्टम भाव भी हो सकता है, सप्तम भाव, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो भाव वहाँ पे बदलते रहते हैं दक्षिण भारतीय पद्धति, इससे विशेष ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये रहा कुंडली में आपके पहली चीज राशि, दूसरी चीज ग्रह, तीसरी चीज भाव और चौथी चीज मैंने चर्चा की थी डिग्री, पांचवी चीज की थी मैंने चर्चा मित्र या शत्रु। यदि आप इन सब के विषय में डिटेल में समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैं जिस विधा में चीज़ें आपको बता रहा हूं कि आपको ये पसंद आ रहा है तो इसी विधा में रखूं, नहीं तो और भी आजकल टेक्नोलॉजी का विषय है उनके माध्यम से मैं आपको बताऊं। तो यदि ये 5 चीज़ें राशि ग्रह भाव डिग्री और मित्रता और शत्रुता, इनके विषय में आप यदि अपनी कुंडली को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप कुंडली देखने के लगभग आप 60% ज्योतिषी बन चुके हैं। आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं सीक्वेंस में, आपको आप एक क्रम में राशियों का नाम, ग्रहों का नाम, और अभी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में हम लोग नक्षत्रों के विषय में। नक्षत्र से कैसे देखते हैं आपका फलादेश, और नक्षत्र इतनी सटीक फलादेश करते हैं कि यदि वह एक घंटे के विषय में आपके जीवन में अभी 4 घंटे बाद आप कोई काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके विषय में नक्षत्रों का खेल है और नक्षत्र आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। उसके विषय में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यदि आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी लोगों तक इस वीडियो को भेजता है। जिस वीडियो को आप लाइक करेंगे तो वीडियो उसको यूट्यूब वीडियो को और भी आगे भेजता है और अन्य लोगों को भी कुंडली की समझ हो सकती है, क्योंकि कुंडली समझने के लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप जब तक विषय को एक क्रम से नहीं देखेंगे समझेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो फिर मिलेंगे, यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए रोचक विषय को लेकर के।